डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और ये है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तीन चीज इसमें जो है, आज तीनों के बीच डिफरेंस भी देखेंगे कि सेंट्रॉयड क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है और सेंटर ऑफ मास। ये तीनों के बीच क्या डिफरेंस है, तीनों चीज है क्या सेंटर ऑफ मास। ठीक है। अब देखिए, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ें उसके पहले हम बता दें कि दुनिया में कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, उसका एक सेंटर है और उस सेंटर के इर्द गिर्द ही वो चारों तरफ घूमता है। ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का प्रिंसिपल भले न्यूटन ने दिया या किसी ने दिया, लेकिन इसके बहुत पहले जो है हमारे यहाँ वेदों में इसकी व्याख्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो बेसिकली यदि थोड़ा सा हम बता दें, जस्ट थोड़ा सा 2 मिनट, कि दुनिया में कहीं भी आप यदि देखें, पानी देखें कहीं भी, तो ये आप देखेंगे कि पानी का एक बूंद भी यदि कहीं है तो हमेशा दुनिया की हर नदी समुद्र की ओर जाने के लिए अग्रसर है। ठीक है। दुनिया में आप कहीं भी कोई ऑब्जेक्ट देखें, ठीक है ना, कोई भी प्रोडक्ट देखें, ये हमेशा पृथ्वी की ओर जाने के लिए अग्रसर है। आप किसी ऑब्जेक्ट को कहीं भी फेंक दीजिए, वो आ जाएगा कहाँ पर? तो हम ये मानते हैं कि अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है। बेसिकली जो अर्थ का ऑब्जेक्ट है, जो मटेरियलिस्टिक बॉडी है, वही अर्थ की ओर खींचा जाता है और कोई नहीं खींचा जाता है। ठीक है ना। जैसे पानी समुद्र की ओर बहता है, उसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी की सेंटर की ओर जाएगा। उसी तरह से कहीं भी कोई भी आग है, ठीक है ना, कोई दीपक है, ठीक है ना, धुआं है, धुआं हमेशा आप देखेंगे कि हमेशा सूरज की ओर जाएगा। ठीक है ना। आप कहीं भी जो है हवा देखिए, हवा हमेशा आकाश की ओर जाएगा। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये था मेरा, ठीक है ना, जैसे ठीक एक बच्चा है, छोटा बच्चा हमेशा अपनी माँ की ओर जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया क्या? अंश। ठीक है ना, सॉरी, ये हो गया अंश, ठीक है, पार्ट। और ये हो गया अंशी, मतलब इन्फिनाइट। तो हमेशा, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है। ये आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। यदि होता है तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझिएगा, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ये हम, चूंकि आज की क्लास में चूंकि हमारा टॉपिक क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का क्या होगा? कुछ ना कुछ अपना मास होगा कि नहीं? हम ये पानी, हवा, आग, ये सब की बात नहीं करेंगे, आध्यात्मिक बातें अभी नहीं करेंगे। उसका एक अपना अलग चैनल है जीवन दर्शन, उस पर मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर चूंकि टेक्निकल अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें रखना है, तो आप देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है दुनिया का, उसका कुछ मास होगा या नहीं होगा? यदि मास नहीं होगा तो अर्थ की ओर वो नहीं आएगा, ये भी ध्यान दीजिए। वो हवा में उड़ते रहेगा, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नगण्य होगा। ठीक है। अच्छा, मास है, मास, और इस मास का अपना एक सेंटर होगा। हर चीज का जैसे एक सेंटर होता है, मनुष्य का भी जो सेंटर होता है कहाँ पर? नाभि पर। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए, कोई आप ऑब्जेक्ट उठाएंगे, जैसे ये पेन है, तो यहाँ पर आप रखेंगे तो गिर जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आप रखेंगे तो गिर जाएगा। लेकिन एक पॉइंट आप जो है रख सकते हैं कि वहाँ पर आप देखेंगे कि ये बैलेंस हो जाता है। ठीक है ना। देखिए ये बैलेंस हो गया कि नहीं? ठीक है ना, ये बैलेंस हो गया। इसका मतलब यही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। ठीक है ना, यह सेंटर ऑफ मास हो गया। तो बात आती है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फर्क क्या है। देखिए, मास इंडिपेंडेंट है, लेकिन मास जो है आपका एक ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अर्थ के सेंटर पर खींचा जा रहा है, ऐसा मानते हैं, ठीक है ना, और जानते भी हैं। जिस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से खींचा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना। और ये मास जो है, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है mg, ये क्या हो जाता है? वेट। तो हर बॉडी की अपनी एक क्या होगी? वेट होगी। हर बॉडी की क्या होगी? अपनी एक वेट होगी। ठीक है। अब देखिए, तो ये तो बॉडी हो गया, तो बॉडी का एक वेट होगा।
तो बॉडी का जब हम वेट हम कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, और उसका सेंटर फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर ये जो है बैलेंस्ड हो जाएगा, कोई एक पॉइंट होगा जहां पर ये बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है ना, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन यदि हम ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर नहीं करें, सिर्फ मास कंसीडर करें, तो वही क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ मास। एक पहला चीज, दो चीज समझ गए। तीसरा चीज समझिएगा, सेंट्रॉइड, ठीक है ना, क्या समझिएगा, सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड ये होता है दोस्तों कि जैसे ये प्लेन पेपर है, ठीक है ना, ये प्लेन पेपर है, इस पेपर की वेट क्या है, नेग्लिजिबल। क्यों कि इसमें क्या है, सिर्फ एरिया है, मास नहीं निकालते हैं। ये बी है, ब्रेड्थ है एंड डेप्थ है, तो ब्रेड्थ एंड डेप्थ से क्या निकला, एरिया। अब एरिया इनटू यदि हम निकालते, क्या, एरिया इनटू इसकी थिकनेस या कुछ ऐसा रहता, तो क्या हो जाता, थिकनेस ले लेंगे, ठीक है ना, ये ऐसे थिकनेस ले लिए, थिकनेस इसके ले लिए, तो क्या हो गया, वॉल्यूम, ठीक है ना। और वॉल्यूम को हम यदि डेंसिटी से निकाल लेते, इसकी पर्टिकुलर मटेरियल की कुछ डेंसिटी होगी, क्योंकि डेंसिटी, मास इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बट डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो डेंसिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल करके आ जाएगा, मास, ठीक है ना। तो अब जब इतना हो, हमें थिकनेस मालूम हो, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो, तभी तो हमारा वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है। और उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कर देंगे तो वेट निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यदि हमारा 2D एलिमेंट्स है, क्या है, सिर्फ हमारा ये 2D एलिमेंट है, देखिए एक डायमेंशन x और ये दूसरा y, मतलब क्या निकला, एरिया। तो एरिया का भी तो हम कहीं ना कहीं सेंटर होगा, जैसे ये आपका एक रेक्टेंगल है, इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर तो होगा, सर्कल है, सर्कल में एक सेंटर तो कहीं ना कहीं होगा, इसी को सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। तो जब हम मास का सेंटर कोई ऑब्जेक्ट है, विदाउट कंसिडरिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स यदि उसका सेंटर फाइंड आउट करते हैं, तो क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। यदि हम उसमें g से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और यदि सिर्फ और सिर्फ प्लेन एरिया का निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, ठीक है। तो यहां पर अब आपको हम यदि लिखे तो सेंट्रॉइड क्या हो गया, अब आपका सेंट्रॉइड मतलब क्या, फॉर एरिया। जब हम एरिया का निकालते हैं, अब एरिया में मतलब क्या हो जाता है, जो भी स्टैंडर्ड फिगर है जो हम लोग निकालेंगे अभी, जैसे रेक्टेंगल का आप निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल का एग्जांपल देंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी आपको करा देंगे, ठीक ना। लेक्चर नंबर तो ये 41 है, इसे लेक्चर नंबर 45 में जितने भी स्टैंडर्ड फिगर है उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब निकाल करके आपको बताएंगे। रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना, सेमी सर्किल हो गया, ये सब का हम निकाल सकते हैं और अभी निकालेंगे भी, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, ठीक है ना। जब हम मास कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, मास में क्या हो जाएगा, एरिया इंटू थिकनेस, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम, और इंटू डेंसिटी, तो ये क्या हो गया, मास। और जब वेट निकालते हैं, तो जब ये निकालते हैं तो क्या हो गया, सेंटर ऑफ, ये क्या हो गया आपका, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और जब वेट कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, वेट में क्या हो गया, मतलब आपका ये वॉल्यूम, ठीक है ना, इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल यदि फोर्स कंसीडर कर लेते हैं और तब इसका सेंटर निकालते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, अब ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अब सेंट्रॉइड आप समझ गए, सेंटर ऑफ मास समझ गए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ गए, इतने एक लंबे वक्त के बाद। अब निकालते कैसे हैं, तो बेसिकली 3 तरीके हैं। पहला तरीका होता है कि विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री आप निकाल लें, ज्योमेट्रिकल कंसीडरेशन से आप निकाल लें। दूसरा तरीका होता है बाय मोमेंट मेथड, क्या, बाय मोमेंट मेथड आप निकाल लेते हैं।
और तीसरा तरीका होता है हमारा जो है आपका ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना, जो कि बहुत ही टफ होता है। ठीक है, सबसे आसान जो मेथड होता है वह क्या होता है, मोमेंट मेथड। क्या होता है आपका, मोमेंट मेथड। अब ये मोमेंट मेथड जो है, आप ध्यान दीजिएगा, ये सबसे पॉपुलर भी है और सबसे आसान भी है। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकली हम कुछ निकालेंगे, लेकिन मोमेंट मेथड जो है हम समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से दीजिएगा। अब कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम डिफरेंट एलिमेंटल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये हम बांट देंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये क्या हो गया आपका रेफरेंस एक्सिस एक्स और वाई। ठीक है, अब इससे डिस्टेंस हम ले लेते हैं। ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, एंड सो एन नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएगा। इसका डिस्टेंस जो है यहाँ से क्या हो गया, 1 का x1, 2 का क्या हो जाएगा x2, 3 का क्या हो जाएगा x3, 4 का x4। ठीक है ना, उसी तरह से यहाँ से y डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा y1, 2 के लिए y2, 2 के लिए y2, 3 के लिए y3, 4 के लिए y4। ठीक है ना, तो एक चीज आप ध्यान दे रहे हैं कि ये जो y डिस्टेंस ले रहे हैं किसके रेफरेंस में, x के रेफरेंस में, और x डिस्टेंस y के रेफरेंस में। ठीक है, और ये सबका मास हम मान लेते हैं कि m1 है, m2 है, m3 है, m4 है, ये सब निकाल लेते हैं। और इसका एक हम मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, या सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, जिसका डिस्टेंस यहाँ से y से x बार पर है। y से कितना डिस्टेंस पर है, x बार पर, और इधर से ये जो है y डिस्टेंस जो है x से y बार है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सभी मास का मोमेंट लेते हैं। ठीक है, जस्ट वी टेक द मोमेंट ऑफ ऑल दी ना एलिमेंट्स अबाउट दी रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, यहाँ देखिएगा क्या लिखेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट रेफरेंस एक्सिस। ठीक ना, अब पहले हम क्या ले लेते हैं, एक्स के अबाउट एक्स। ठीक ना, जब अबाउट एक्स लेते हैं आप, ठीक है ना, तो मोमेंट मतलब क्या, मास इनटू डिस्टेंस। तो मास इसका जो है ओवरऑल मास क्या है m, ठीक है ना, अबाउट x, और ये क्या है y, और ये जो है बराबर होगा किसके, m1 y1 के, m2 y2 प्लस m3 y3, जितना इंडिविजुअल है उसके जो है एल्जेब्रिक सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा। और ये कितना डिस्टेंस लिए थे y बार, ठीक है ना, ये क्या निकाले हैं आप अबाउट x, तो y बार जो है आपका कितना निकला, सम ऑफ m y अपन क्या, टोटल मास, क्या हो गया टोटल मास हो जाएगा। सिमिलरली ध्यान दीजिएगा, सिमिलरली आप यहाँ पर ध्यान देंगे m अबाउट क्या, अबाउट y एक्सिस, अबाउट क्या y एक्सिस, तो क्या हो जाएगा m, और ये क्या है x बार, m x बार इक्वल टू ये x बार कौन सा, ये डिस्टेंस जो यहाँ से आपने लिया है ना x बार, ये जो डिस्टेंस है आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये x बार, तो x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर x बार कितना हो जाएगा, सम ऑफ m x अपन टोटल मास, यही होगा ना। अब यहाँ पर दो फार्मूला निकल गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर यदि ऊपर नीचे, अब देखिए यहाँ पर
क्या निकला है आपका, ये वाई बार निकला है सिग्मा एम वाई अपन क्या, टोटल मास, और एक्स बार निकला है सिग्मा एम एक्स अपन क्या, टोटल मास। यदि ऊपर नीचे हम दोनों साइड जी से मल्टीप्लाई कर दे यहाँ भी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वाई बार इक्वल टू जो है m इंटू जी से क्या हो जाएगा, वेट ऑफ वन एलिमेंट, वेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा कि नहीं, वेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट अपन इंटू इंटू वाई अपन क्या हो जाएगा, टोटल वेट। और इसी तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल टू वेट ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट इंटू क्या, एक्स अपन टोटल वेट। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक ना, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। ये आपका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो गया था, ठीक ना। अब बचा क्या, एरिया। अब हम मान लेते हैं, ठीक ना, कि ये जो भी आपका एलिमेंट है सबका एरिया, मतलब इसको प्लेन फिगर मान लेते हैं, ठीक ना। आप ध्यान दीजिएगा, सेंट्रॉयड इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर एरिया, सेंट्रॉयड इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर एरिया, ठीक ना। सिर्फ और सिर्फ एरिया के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, सेंट्रॉयड, ठीक है। अब एरिया दैट मीन्स की प्लेन फिगर, दैट मीन्स कि ये किसके लिए निकल रहा है आपका, प्लेन फिगर। प्लेन फिगर मतलब क्या, आपका हम बता दिए थे, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ठीक ना, ट्रेपेजियम, ठीक ना, और जो है पैरेललोग्राम, इटीसी जितने हैं फिगर, सेमी सर्कल, सर्कल, ये सब जो है क्या आ गए, प्लेन फिगर में। तो यहाँ पर अब एक्सिस ऑफ रेफरेंस के अबाउट यहाँ भी मोमेंट लेंगे, ठीक ना। तो मोमेंट क्या निकलता है, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो इंडिविजुअल एलिमेंट का डिस्टेंस क्या है, x1 x2 ये सब है कि नहीं, तो आप निकालते हैं, यहाँ भी निकालेंगे। तो टोटल एरिया कितना है, मान लीजिए टोटल एरिया जो है आपका क्या हो गया, a और इंटू क्या, x बार, ठीक है। ये क्या निकाल रहे हैं आप, अबाउट y, अबाउट y, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है आपको वहां पर बहुत काम आएगा, कहां पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब पढ़ाएंगे। तो अबाउट y जब आप निकालेंगे तो ए एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, ये सब चलते जाएगा कि नहीं। और यहाँ से x बार निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ a इंटू एक्स अपन टोटल एरिया, ठीक है ना। उसी तरह से अबाउट क्या निकालेंगे आप, अबाउट x निकालेंगे, अबाउट x के अबाउट क्या आ गया है, ये y बार इंटू टोटल एरिया, ठीक है ना। टोटल एरिया कंसंट्रेटेड माने कहाँ पर, y बार पर। तो ये क्या हो गया, a y बार इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस एंड सो ऑन चले जाएगा। तो ये y बार कितना निकल जाएगा, सम ऑफ ए वाई अपन टोटल एरिया, ठीक ना। तो ये क्या हो गया कॉन्सेप्ट आपका, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, और ये सेंटर ऑफ एरिया। और सेंटर ऑफ एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड बोलते हैं। सेंटर ऑफ एरिया को ही क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड बोलते हैं, ठीक ना। यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ स्टैंडर्ड फिगर के हम जो है आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताते हैं, ठीक ना। अब इसका कैलकुलेशन है हमारे पास, ठीक ना, लेकिन अभी कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता रहे हैं और एक आध न्यूमेरिकल करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा एक चीज और समझिएगा कि जब भी आप कोई जो है प्लेन फिगर लेते हैं, ठीक ना, तो कुछ तो प्लेन फिगर होते हैं जो अभी हम आपको बताएंगे, और कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिए, जैसे ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, लेकिन इसी रेक्टेंगल में, ठीक है ना, इसी रेक्टेंगल में मान लीजिए कुछ ऐसा हम कर देते हैं, ये एक रेक्टेंगल हो गया और दूसरा रेक्टेंगल यहाँ पर कर देते हैं, ये क्या हो गया, एल शेप।
तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल हो गया, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे? अरे बात समझ में? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जो भी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो पहले स्टैंडर्ड फिगर के, स्टैंडर्ड प्लेन के, और उसके बाद हम निकालेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ जो है प्लेन के। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फिगर नहीं है, लेकिन ये क्या है? स्टैंडर्ड फिगर है। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं आपके सामने, क्या लिखेंगे? सेंट्रॉयड ऑफ स्टैंडर्ड फिगर्स। ठीक है, सबसे पहला स्टैंडर्ड फिगर है आपका रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का जो है सेंट्रॉयड क्या होगा यहाँ पर? तो ये मान लीजिए कि क्या है आपका? बी है, और ये क्या है? डी है। ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये क्या है? वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर यदि आप एक्स बार निकालेंगे, एक्स बार, ठीक है ना, अबाउट वाई, ध्यान रखिएगा, तो क्या हो जाएगा? बी बाई 2, और वाई बार भी कितना होता है? वाई बार ऊपर की ओर डी बाई 2, मतलब बिल्कुल सेंटर पर, इधर से भी आधा, इधर से भी आधा। तो ये क्या हो गया आपका? रेक्टेंगल का सेंट्रॉयड। ठीक है, उसी तरह से आप यदि ट्रेपेजियम का निकालेंगे, ठीक है ना, किसका? ट्रेपेजियम का निकालेंगे, ठीक है ना, या आप जो है चलिए तो पहले ट्रेपेजियम का निकाल देते हैं, या उसका क्या बोलते हैं, रोम्बस का। ठीक है ना, तो रोम्बस क्या होता है? दो डायगोनल से मिलकर के बने होते हैं। अब एक डायगोनल ये हो गया आपका, जहां दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर जो है आपका सेंट्रॉयड होता है, यही सेंट्रॉयड है, ध्यान रखिएगा, निकाल सकते हैं आप। ट्रेपेजियम की बात करें तो ट्रेपेजियम में मान लीजिए कि ये आपका ट्रेपेजियम है, ध्यान दीजिएगा, ये कितना है आपका टोटल विड्थ? बी। ये कितना है? ए, ठीक ना, और ये हाइट कितना है आपका? मान लीजिए एच, ठीक ना। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? ठीक ना, तो ये जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंट्रॉयड जो भी आपको मानना है, ये मान लेते हैं हम क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब जो यहाँ पर हम समझा रहे थे ना कि कोई भी फिगर है तो दो चीज है, ये हो सकता है कि सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो। देखिए सिमेट्रिकल, ये रेक्टेंगल क्या है, यहाँ पर सिमेट्रिकल है कि नहीं? ठीक है, जैसे ये सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल क्या है? सिमेट्रिकल है या नहीं? सिमेट्रिकल है। सेमी सर्कल है, मान लीजिए क्या है? सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल जो है इस तरफ से आप देखेंगे तो अबाउट वाई, मतलब आधा और आधा बिल्कुल सेम है। तो ये तो सिमेट्रिकल फिगर है, लेकिन यहां से आप कहाँ लिखेंगे कि सिमेट्रिकल होगा? ठीक है ना, तो यहां पर आप दे सकते हैं, इसको लिखेंगे सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिकल अबाउट वाई, वाई के अबाउट सिमेट्रिकल है, एंड अनसिमेट्रिकल अबाउट, जैसे यहां पर आपने क्या ले लिया? एक्स, तो अनसिमेट्रिकल अबाउट क्या हो जाएगा? एक्स। हम आपको बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल बताएंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताएंगे, लेकिन जरूरी है कि आप सीक्वेंस में सारे वीडियो देखिए, क्योंकि सारे वीडियो जो है, सारे प्रॉब्लम, सारे कॉन्सेप्ट एक वीडियो में आ नहीं सकता है, नंबर ऑफ वीडियो में आएगा। तो नंबर ऑफ वीडियो में आएगा तो आपको सारे वीडियो सीक्वेंस में देखने होंगे। जैसे ये हमने बताया कि लेक्चर नंबर 41 है, तो आप लगातार देखिए, इसके ऊपर काफ़ी सारे 41 से रिलेटेड जितने वीडियो हैं, 41 एंड ऑनवर्ड्स जितने भी न्यूमेरिकल है, उसको भी आप देखेंगे तो ही समझ पाएंगे। जैसे ये है, तो ये जो है ना ही इसके x के अबाउट सिमेट्रिकल है, ना ही y के अबाउट सिमेट्रिकल है, इधर कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां भी लाई करेगा तो कहीं से भी सिमेट्रिकल है क्या? नहीं है। तो ये x के अबाउट भी अनसिमेट्रिकल है और y के अबाउट भी अनसिमेट्रिकल
ठीक है। जैसे आप देखिए ये एच सेक्शन, इसका हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। देखिए तो ये जो एच सेक्शन है आपका, ये y के अबाउट भी सिमेट्रिक है और x के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो ये सिमेट्रिकल सेक्शन हो गया। और ये अनसिमेट्रिकल अबाउट वन एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट अनदर एक्सिस, और उसी तरह से ये सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस और ये अनसिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। ठीक है, आ गई बात समझ में? सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल सेक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्शन बोलते हैं। उसी तरह से यहां पर देखिए, ये सिमेट्रिकल अबाउट बोथ था, ये भी सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस है, लेकिन ये क्या सिमेट्रिकल है क्या? नहीं, सिमेट्रिकल अबाउट वाई तो है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई है, लेकिन एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करती है दोस्तों? तो इसको याद रखिएगा कि ये जो है आपका वाई बार, जब हम जो है एक्स बार जब निकालेंगे, ठीक है, 2 निकलेगा, तो एक्स बार में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मिड पॉइंट पर b/2 ले लेंगे आप, ठीक है ना। यदि आप y बार निकालते हैं, ठीक है ना, तो y बार इसका होता है, ध्यान रखिएगा, h/3, ठीक है ना, इंटू b+2a अपन b+a। अब ये कुछ चीजें याद रखने वाली हैं, तो उसको आपको याद रखना है। उसी तरह से बात कर रहे थे किसका? सेमी सर्किल का। भाई सर्किल का तो पूरा का पूरा सेंटर पे ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर आप ध्यान देंगे तो ये क्या है? इसके अबाउट सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक है y के अबाउट, तो y निकालने की जरूरत नहीं है। जरूरत किसकी पड़ेगी? सॉरी, x बार, y के अबाउट सिमेट्रिक है तो x बार दिक्कत नहीं है। x बार क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। x बार क्या हो गया? r। लेकिन यही जब y बार आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे? ये y बार, ठीक है ना। y बार यदि आप निकालते हैं तो y बार क्या हो जाएगा आपका? ठीक है ना, y बार इसका होता है, याद रखिएगा, 4r/3 पाई, मतलब ये डिस्टेंस जो है क्या हो गया आपका? y बार। ठीक है, हो जाएगा y बार इक्वल टू 4r/3 पाई। ठीक है, उसी तरह से कुछ और बता देते हैं, हालांकि उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, ये सेंट्रॉयड है। ट्रायंगल यदि है तो, ठीक है ना, मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, ठीक है ना, कोई भी ट्रायंगल हो XYZ, ये तो सिमेट्रिक है नहीं, ना y के ना x के, तो x बार इसका निकालेंगे तो मान लीजिए कि ये कितना है आपका? b है, और ये कितना है? h है, ठीक है ना। तो x बार मतलब ये वाला, ठीक है ना, तो यहां से आप लेंगे तो ये कितना हो जाता है? h/3 इधर से, और इधर से लेंगे तो कितना हो जाएगा? सॉरी, b/3, ठीक है ना। इधर से लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2b/3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेफरेंस कहाँ से आप ले रहे हैं, तो हम अभी यहाँ से ले रहे हैं। अभी यहाँ से हम लेंगे, ये डिस्टेंस जो है कितना होगा? y बार, तो y बार कितना हो जाएगा? h/3 इधर से, और इधर से कितना होगा? ये 2h/3, इधर से b/3, इधर से 2b/3, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? 2b/3। तो दीज आर दी स्टैंडर्ड फिगर, ठीक है ना, ऑन विच वी कैन मूव फॉर दी न्यूमेरिकल्स। क्या मूव कर सकते हैं? न्यूमेरिकल इससे बना सकते हैं। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको समझाएंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको हम और कुछ डिटेल में जो है न्यूमेरिकल बताएंगे। अभी एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखिएगा आप। मान लीजिए कि ये क्या है? एक टी सेक्शन है। अच्छा, एक चीज आपको बता दें, कभी भी आप CGMI का क्वेश्चन बनाते हैं, कभी भी आप CGMI का क्वेश्चन बनाते हैं, तो आप जो है कैलकुलेटर जरूर रखिएगा, बिना कैलकुलेटर का नहीं बनेगा। मैं भी रखता हूं, आप भी रखिए, ठीक है, क्योंकि बिना कैलकुलेटर का जो है बहुत लेंदी इसमें कैलकुलेशन आते हैं। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर ये जो है कोई टी सेक्शन है, तो इसको बनाते कैसे हैं ध्यान दीजिए। इसका डायमेंशन दिया हुआ है, डायमेंशन पहले हम लिख लें कि यहाँ से यहाँ तक का ये क्या दिया है 100। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं वेव। क्या बोलते हैं? वेव। ठीक है ना। इस वेव का विड्थ जो यहाँ देगा वही यहाँ भी रहता है, ठीक है ना। वेव एंड फ्लैंज इन सबको बोलते हैं। ये यदि यहाँ 30 है तो ये भी कितना है 30 है, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस जो है कितना है यहाँ पर 120, कितना है 120। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो आप बोलिएगा सर टी सेक्शन का तो आप बताए नहीं हैं, तो आपको रेक्टेंगल का तो बताए हैं, ट्रायंगल का तो बताए हैं, सर्किल का तो बताए हैं। तो आप देखिए जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो इन सब एरिया में कन्वर्ट होने वाले होंगे। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा जो इन सब में कन्वर्ट नहीं हो, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया 1 नंबर, और ये क्या हो गया 2 नंबर। पहला चीज, 2 यहाँ पर रेक्टेंगल मिल गया, ये भी एक रेक्टेंगल है और ये भी एक रेक्टेंगल है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं आप, ये जो है आप देखिए कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो y के अबाउट सिमेट्रिक है, तो y निकालने की जरूरत नहीं है, सॉरी x निकालने की जरूरत नहीं है। जरूरत किसकी है? x निकालने की। ये सिमेट्रिक नहीं है x के अबाउट। जिसके अबाउट सिमेट्रिक नहीं है उसी के अबाउट निकालने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंस द गिवन फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट किसके अबाउट सिमेट्रिक है? y के अबाउट। y के अबाउट है कि नहीं सिमेट्रिक? तो जिसके अबाउट सिमेट्रिक है तो नो नीड टू फाइंड x बार, क्योंकि x बार तो यहीं पे हो जाएगा इसी पे। अब जरूरत किसकी पड़ेगी? इट इज अनसिमेट्रिक अबाउट x, अनसिमेट्रिक अबाउट x, ठीक है ना। सो वी नीड टू फाइंड y बार। प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिर्फ y बार निकालना है, x बार भी निकालना होगा, तो सेम इसी कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया हो, ठीक है ना, हम करते कैसे हैं। सबसे पहला आपको क्या करना है कि एक टेबल बना लेना है। ये टेबल जो है कई लोग बताते हैं, कई लोग नहीं बताते हैं, ठीक है ना। अभी कितने हैं ये, ठीक है ना, ये कितना है वो आप उतना रो कर लीजिए। 1 और 2 है, ये 1 और ये 2, ठीक है। ये क्या हो गया आपका सीरियल नंबर, ठीक है। ये आप निकाल लेंगे एरिया ऑफ इंडिविजुअल फिगर, और ये आप निकालेंगे क्या इंडिविजुअल फिगर का एरिया निकालने के बाद उसका इंडिविजुअल सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना, या इंडिविजुअल सेंट्रॉयड आप निकालेंगे, ठीक है ना, पर्टिकुलर उसके लिए। अब ये 1 देखें, हम किसके अबाउट निकाल रहे हैं? ये x बार करेंगे और ये y बार, ठीक है। एरिया देखिए यहाँ पर एरिया 1 का एरिया क्या होगा 100 इंटू 30, आप कैलकुलेट करके लिख लीजिएगा। ये 30 इंटू 120, 30 इंटू 120। ये देखिए x बार, तो x बार तो सिमेट्रिक है तो जरूरत ही नहीं है, तो हम यहाँ y बार निकाल लेते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो y बार इसका जब आप निकालेंगे तो रेफरेंस एक्सिस क्या हो गया, ये हो गया ना आपका। तो इसका जब निकालेंगे तो ये 120 है, तो 120 का रेक्टेंगल का ये हो गया ना रेक्टेंगल, तो इसका आधा मतलब क्या हो जाएगा 60। y1 क्या हो गया 60, सॉरी y2 है, y2 क्या हो गया 60, ये 2 है ना, y2 क्या हो गया 60। फिर ये y1 निकलेगा इसका, तो y1 कैसे निकलेगा दोस्तों? तो y1 आप रेफरेंस क्या लिए हैं, रेफरेंस चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये रेफरेंस तो यहाँ पर था ही। इसका जो है इस रेक्टेंगल का यदि आप बात करेंगे तो इस रेक्टेंगल का क्या होता है आधा, मतलब ये 30 का आधा 15, यहाँ से 15,
लेना कहाँ है, यहाँ से ये 15 और ये 120, ये 120 प्लस क्या हो जाएगा 30/2, ये 30 का आधा, और लेना कहाँ से, यहाँ से, तो 120, ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 30/2, 15, तो 135। अब आप निकालेंगे क्या, आप y बार, क्योंकि ये क्या है आपका y बार, तो y बार इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर ये जो है एरिया A1 y1 प्लस A2 y2 अपन टोटल एरिया, यहाँ देखिए A1 कितना है, A1 100 इंटू 30 इंटू y1 कितना निकला 135, प्लस A2 कितना है 30 इंटू 120, और y2 कितना है 60 डिवाइडेड बाई एरिया, टोटल एरिया कितना है 100 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 120। अब इसको जो है कैलकुलेटर यूज कीजिए, बिना कैलकुलेटर यूज किए आपका ये नहीं बनेगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जब कैलकुलेटर यूज करेंगे तो y बार आपका निकल कर क्या आ रहा होगा, ये 94.1 mm, ये आपका 94 इक्वल टू 94.1 mm निकल करके आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि टी सेक्शन का कैसे निकालते हैं, इसी तरह से ये फिगर याद रखिएगा, ठीक ना। हम इसमें जो है अब आने वाले कुछ जो है एक दो न्यूमेरिकल में एल सेक्शन का हम निकाल देंगे, आपको टी सेक्शन का भी निकाल करके दिखाई दिए, ठीक ना। इसके अलावा जो है आप देखेंगे तो क्या हम एच सेक्शन का भी निकाल देंगे, आप देखिएगा। हम जो है आपको इसमें ज़्यादा नहीं बताएंगे, एक सेकंड पहले ये कर देते हैं, ये आई सेक्शन, ये आई सेक्शन हो गया। आई सेक्शन में ही हो सकता है कि ऊपर वाला जो है आपका छोटा हो और नीचे वाला जो फ्लेंज क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। उसी तरह से एस सेक्शन भी होता है, ये एस सेक्शन हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से सर्कुलर सेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो एक पार्ट हुआ। दूसरा हॉलो सर्कुलर सेक्शन का भी निकाल सकते हैं आप, हॉलो बॉडी का कैसे निकालेंगे। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी तो न्यूमेरिकल हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ते हैं तो सिर्फ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ते हैं, लेकिन जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विदाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नहीं होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई भी न्यूमेरिकल जब आप बनाएंगे तो आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जरूरत पड़ेगी, सेंट्रॉइड की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 90% ऑफ द क्वेश्चन में आपको सेंट्रॉइड निकालने की जरूरत पड़ती है। हम लोग रफली सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, बट एक्चुअल में वो है क्या, सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड आप निकालते हैं, ठीक है। तो ये आप न्यूमेरिकल जो है जो पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो इसमें सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आ जाता है, क्योंकि बिना सेंट्रॉइड निकाले आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकलेगा। तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी तो हम लोग 2-4 करके इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल कुछ करेंगे जिसमें कि आप देखेंगे कि एल सेक्शन का हम लोग जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे, और कुछ रेक्टेंगुलर सर्कुलर कंबाइंड सेक्शन इसमें है, इनका हम लोग न्यूमेरिकल करके फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ओर आगे बढ़ेंगे। आज यहीं तक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज हमने पढ़ा क्या, सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट, इस सेंट्रॉइड के कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे। ये जो सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट था आपका, ठीक है ना, कि किस तरह से हम लोग सिर्फ एरिया का निकालते हैं, प्लेन फिगर का निकालते हैं, तो सेंट्रॉइड कहलाता है। फिर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रफली इसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कैसे इसको डिराइव करते हैं, ये सारी चीज़ें निकालिए, ठीक है। उसके बाद ये मोमेंट मेथड से हमने आपको बताया कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया है। ये देखिए कॉन्सेप्ट है आपके पास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, और ये सेंट्रॉइड का। अब ये वाला तो चीज़ जो है ना, आप बिल्कुल लाइफ लॉन्ग याद रखिएगा, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फिगर के जो है
हमने आपको बताए, ठीक ना। और इसी के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल भी किए। ये क्या है आपका रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड निकाले, रोम्बस का जहाँ पर इसका डायगोनल एक दूसरे को क्रॉस करेगा, ट्रेपेजियम, सेमी सर्किल, ठीक ना, और ट्रेंगल। और सर्कल का यदि आप निकालेंगे तो सर्कल का तो यहीं पे हो जाता है सेंटर पर ही, ठीक है। उसी तरह से हमने जो है आपको ये टी सेक्शन का निकाल करके बताए। जब भी हम बता रहे थे तो आपको बताए थे कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल सेक्शन क्या होता है, ठीक ना। मतलब एक्स और वाई एक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, बिना रेफरेंस का कुछ नहीं होता है। जैसे आपसे भी कोई पूछता है कि आप अपना रेफरेंस बताएं, मतलब कहीं जाते हैं मिलने, क्यों आए हैं, क्या काम है, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, ये सारी चीजें क्या है रेफरेंस से जोड़ती हैं। यहाँ भी रेफरेंस हमें चाहिए होगा, ठीक ना। तो हमने बताया कि देखिए ये एक्स, ये वाई और एक्स दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है। ये जो है आपका y के अबाउट सिमेट्रिक है लेकिन x के अबाउट नहीं है। ये x और y दोनों के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। ये h सेक्शन हमने दिखाया, और बहुत सारे सेक्शन हैं जो है जो हमने आपको जो है बताए कि ये आपका h सेक्शन है, I सेक्शन है, ठीक है ना, I सेक्शन है, T सेक्शन है, ठीक है ना, L सेक्शन है, ठीक है ना, ये क्या है आपका L सेक्शन है, ठीक है ना। और भी कुछ कंबाइंड है कि L भी रहेगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई L सेक्शन है, फिर यहाँ पर ये सेमी सर्कुलर सेक्शन भी यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पर एक ट्रेंगल भी आ गया, ये कंबाइंड फिगर है, तो इसका भी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में निकाल करके बताएंगे भी, जैसे आप देखिए ये नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब हम बताएंगे। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फिगर के आपके वो है क्या सेंट्रॉइड, ठीक है ना, इसका वाई बार 4r/3 होता है। ट्रेंगल का इधर रेफरेंस एक्सिस से बेस से मतलब h/3 और इधर से b/3, और इधर से जब आप इस पॉइंट से लेंगे तो क्या हो जाएगा 2b/3। ये सब हम लोगों ने निकाल करके देखे और जाते जाते एक न्यूमेरिकल भी कर लिए। तो आज यहीं तक, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक जो है बहुत ही 2-4 अच्छे न्यूमेरिकल से जो है मिलेंगे, 2-4 न्यूमेरिकल के साथ अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो अपन सीख पाएंगे, ठीक है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी, कीप स्माइलिंग and keep sharing all these video with your classmate. Thank you very much.